अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज आपको फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे जो आपका बेस बनाएगा, फार्माकोलॉजी को समझने के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो क्या मैं लाया हूँ आज की इस टॉपिक में, ये है कि ड्रग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए किस्म का फोबिया बना हुआ है कि ड्रग खुद है क्या चीज़ और ड्रग किस तरह काम करता है। ड्रग के बारे में जो कुछ भी होगा आज हम आपको मैक्सिमम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी अबाउट ड्रग। क्या है ये, किस तरह ये एक्ट करता है, और साथ ही साथ बोर्ड पर अगर आप देखिए तो आपको आज पता चल जाएगा कि हाउ ड्रग एक्ट के साथ साथ आपको एगोनिस्ट पढ़ाएंगे, एंटागोनिस्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत रिसेप्टर पढ़ाएंगे। रिसेप्टर का अपना एक डिटेल लेक्चर और भी आएगा। ऑस्मोटिक एजेंट्स, केमिकल एंटागोनिस्ट, हार्मोन्स, जीनोबायोटिक्स, पॉइजन, टॉक्सिन, फिर एक ड्रग की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ भी आज आपको पढ़ाएंगे। फिर आपको पढ़ाएंगे कि ड्रग का फिजिकल नेचर क्या है, और आपको बताएंगे कि ड्रग और रिसेप्टर के बीच में जो बॉन्ड्स है वो कौन कौन से बॉन्ड्स है। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आज के लेक्चर में, गौर से सुनना होगा आपने। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हमने ड्रग को डिफाइन किया था। आज थोड़े से चेंज आपके लिए लाएंगे। वो ये है क्योंकि आज हमारे पास ड्रग के लिए दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये। पहला जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी मदद, कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जिसकी मदद से आप डायग्नोसिस करें यानी तशखीस करें, बीमारी का पता लगाएं, बीमारी का पता लगाने में आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें, लेबॉर्ट्री में आप कोई केमिकल यूज़ करें, उसकी मदद से आपको पता चल गया कि भाई ये कोई बीमारी है। अच्छा, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। फिर प्रिवेंशन, कोई बीमारी अभी तक आई नहीं है और फ्यूचर में आ रही है, आप पहले से उससे अपने आप को प्रिवेंट कर, जैसे कि आप किसी बीमारी के लिए वैक्सीन लगाते हैं ताकि फ्यूचर में वो बीमारी ना लग जाए। तो वैक्सीन लगाना ये क्या है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। तो अब प्रिवेंशन के लिए भी जो आप यूज़ करते हैं वो भी ड्रग है। इसका मतलब वैक्सीन भी ड्रग है। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, बच्चों के जो वो ड्रॉप्स देते हैं, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, वो बच्चों को जो पिलाते हैं, तो वो हमारे पास ड्रग है। एंड देन लास्ट में ये तो सब के सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि वो चीज़ें जिसकी मदद से इलाज किया जाता है। आपके सर में दर्द है और आपने कोई टैबलेट ले ली, पैराडोल, पैरास्टामोल आप ले लिया, तो पैराडोल पैरास्टामोल आपका ड्रग है। आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़, उस डिजीज़ के लिए आपने कोई सब्सटेंस आपने ले लिया और उससे आपका इलाज हुआ, तो वो भी क्या है, ड्रग है। तो ये ड्रग का एक डेफिनेशन है, व्हाट इज़ ड्रग। अब आप मेडिकल स्टोर में चले जाएं, आपके सामने वहाँ पर बहुत सारा ड्रग आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात स्टूडेंट समझते हैं कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, जी हाँ, नशा जो लोग करते हैं वो चरस है या हीरोइन जो भी वगैरह, इलीगल यूज़ है ये तो इलीगल यूज़ है, वो भी ड्रग में आएगा, ठीक है। तो जो मरीज़ के फ़ायदे के लिए जो सब्सटेंस आप यूज़ करते हैं, मरीज़ के फ़ायदे के लिए, ये भी आपका ड्रग है। और जो गैर कानूनी तरीके से जो यूज़ करते हैं वो भी ड्रग है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा डेफिनेशन है ये सब के सब को कवर करेगा। ये बड़ा प्यारा डेफिनेशन है ड्रग का, इसमें सब कुछ आएगा। हर वो सब्सटेंस जो जिंदा जिस्म के अंदर जाकर कोई चेंज लाए, हर वो सब्सटेंस जो किसी जिंदा जिस्म के अंदर जाकर कोई चेंज लाए, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग। तो एनी सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स चेंज इन द लिविंग सिस्टम। अब ये जो दो लाइनें हैं ये मैं आपको पूरे लेक्चर में समझा दूंगा, आप जरा देखिए कि क्या है वो चीज़ जो चेंज लाए। आइए देखते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मैं यहाँ पर, हाउ ड्रग्स एक्ट। एक ड्रग किस तरह एक्ट करता है। कितने सारे हमारे पास कितने ड्रग्स है, मेडिकल स्टोर से भरा हुआ है कि ड्रग्स किस तरह काम करते हैं, एक्ट किस तरह करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेल लिख लेता हूं। ड्रग्स मुख्तलिफ स्टाइल से एक्ट करते हैं जिस्म के अंदर, कई तरीकों से ये अपना काम शो करते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर तरीका है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, वो किस चीज़ का है। वो है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है,
राइट, ये पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल के अंदर कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर और बाहर। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जो कुछ हो रहा है सेल के अंदर उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मिसाल, अगर कोई चीज़ कम हो गया, कोई प्रोसेस, कोई केमिकल चेंज यहाँ पर डिक्रीज हो गया है, तो ये रिसेप्टर इसको वापस इंक्रीज कर देगा। अगर वो इंक्रीज हो गया तो उसको डिक्रीज कर देगा। गरज सेल के अंदर का जो माहौल है वो माहौल अप्स एंड डाउन उसमें आता रहता है। सेल के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। कई प्रोसेसेस सेल के अंदर, हज़ारों की तादाद में प्रोसेसेस इस छोटे से सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं। और इन तमाम प्रोसेसेस का जो बटन है वो है आपका रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है ये सेल के अंदर जो इवेंट्स है उसको रेगुलेट करते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है इसका एक छोटा सा डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में रिसेप्टर पर एक मुकम्मल लेक्चर हम आपको देंगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए एक तफसीलन लेक्चर हम रिसेप्टर पर, बाकायदा सिर्फ रिसेप्टर पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो जनाब ये हमारे पास एक रिसेप्टर है। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई ड्रग है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई ड्रग है और मैंने उसका नाम रखा हुआ है ड्रग ए। लेट सपोज दिस इज द रिसेप्टर, राइट, दिस इज द रिसेप्टर। और यहाँ पर हमारे पास एक ड्रग है, दैट इज आ ड्रग, ठीक है। आई कॉल इट ड्रग ए। ये जो ड्रग ए है ये आके इस रिसेप्टर के साथ क्या करेगा? अटैच हो जाएगा, बाइंड करेगा। सो लेट सपोज आपका जो ड्रग डी है वो रिसेप्टर आर के साथ, रिसेप्टर इज आर, इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या होगा? एक किस्म का सिग्नल इस सेल के अंदर आ जाए। देखो, हम लोग एक शख्स दूसरे शख्स के साथ मोबाइल फ़ोन से रब्ता करते हैं ना, तो सेल क्या करते हैं? सेल के अंदर जब भी कोई सिग्नल आएगा ना बाहर से, तो वो क्या करना, उसके लिए रिसेप्टर के साथ ड्रग का अटैच होना लाजमी है। तो जैसे ही कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पर एक सिग्नल अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक केमिकल प्रोसेसेस का एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चेन आपको नज़र आएगा, केमिकल चेंजेस। उसको भी आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ इतना देखिए कि जैसे ही ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, एक सिग्नल यहाँ पर जो है वो जनरेट हो जाता है। ये जो सिग्नल है ये इस सेल के अंदर चेंज लाएगा। अब वो चेंज क्या क्या हो सकता है? देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, सबके सबको बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट सपोज ये सेल जो है ये क्या बनाता है? ये HCl प्रोड्यूस करता है। HCl प्रोड्यूस करता है। पता है आपकी बॉडी में, आपके स्टमक के अंदर जो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सेल है ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं। अब किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? कि ये जो सिग्नल आपका आ रहा है इसने HCl को क्या किया? प्रोड्यूस किया। या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये HCl पहले से प्रोड्यूस हो रहा था। पहले से ये क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जो है ये HCl प्रोड्यूस हो रहा था। जब HCl प्रोड्यूस हो रहा था सेल के अंदर, तो हमने करना क्या है? आपका जो ड्रग जो सिग्नल आया, उस सिग्नल की वजह से क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर ने, जो सेल के अंदर मैंने जैसे एक डायग्राम लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर ने HCl का बनाना बंद कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है इफेक्टर।
इफेक्टर वो सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर जो रिस्पॉन्स शो करें। अब ये HCl गैस, HCl कौन बना रहा था, तो ये आपका इफेक्टर है। अब जब आपका इफेक्टर ने HCl को बनाना बंद कर दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल भी है। लेट सपोज अब आपके सेल के अंदर कैल्शियम आयंस अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं और हम चाहते हैं कि कैल्शियम आयन रिलीज हो जाए। कैल्शियम आयन जब रिलीज हो तो बहुत सारे काम है। एक एग्जांपल है आपका मसल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कोई ड्रग आकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा, फिर से एक सिग्नल प्रोड्यूस होएगा। इस बार जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या करेगा, सेल के अंदर कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, सो लेट सपोज मैंने ये कह दिया कि भाई सेल के अंदर कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए। अब आप देख सकते हैं ये कैल्शियम आयन पहले रिलीज तो नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, अब रिलीज होना शुरू हो गए। तो ये भी चेंजेस है। पहले HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा था, ड्रग ने आकर उसको ब्लॉक कर दिया, HCl अब नहीं बना, ये भी तो चेंज है। या कैल्शियम आयन सेल के अंदर रिलीज नहीं हो रहे थे, अब ड्रग ने आकर कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू कर दिया, ये भी तो चेंज है। तो दोनों केस में इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स या इफेक्ट, रिस्पॉन्स या इफेक्ट। अब आप देखें दोनों सूरतों में जो रिस्पॉन्स है या जो इफेक्ट है वो किस लिए आया, बिकॉज ऑफ द ड्रग, क्योंकि ये ड्रग है जिसने आपके जिस्म के अंदर जाकर किसी सेल के साथ इंटरैक्ट किया, उसके नतीजे में आपको इफेक्ट मिला। अब ये जो इफेक्ट है इसको जिसने किया, सेल के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई है, जो कोई रिस्पॉन्स शो करेगा, उनका नाम है इफेक्टर्स। अब आप देख, इसको भी मैंने नाम इफेक्टर दिया, इसको भी मैंने नाम इफेक्टर दिया। इफेक्टर और रिसेप्टर के दरमियान में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये इफेक्टर और रिसेप्टर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता रखते हैं, क्योंकि अगर ये राब्ता होगा तो इफेक्टर कोई काम करेगा, अगर ये राब्ता नहीं रहा तो इफेक्टर काम ही नहीं कर सकते। इफेक्टर खुद से काम नहीं कर सकते, इसको सिग्नल चाहिए, और सिग्नल आपको कहाँ से मिलेगा, रिसेप्टर से मिलेगा। रिसेप्टर कब सिग्नल भेजेगा, जब इसके साथ कोई ड्रग अटैच हो जाए। तो हमारे पास HCl प्रोड्यूस हो रहा था पहले, अब ये ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है। कैल्शियम आयन पहले नहीं था, अब रिलीज हो गया, ये हमारा रिस्पॉन्स है, इफेक्ट है। अब आप ये जो रिस्पॉन्स है या जो इफेक्ट है, इसको अगर आप गौर से देखें तो क्या ये चेंज नहीं है, चेंज इज प्रोड्यूस्ड, चेंज आ गया कि नहीं आया, चेंज प्रोड्यूस हो गया। तो इस डेफिनेशन को देखो, एनी सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रग। हर वो चीज़ जो लिविंग सिस्टम के अंदर इंटरैक्ट करे और वहाँ पर कोई चेंज ले आए, दैट इज कॉल्ड अ ड्रग। तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो है वो उसका एक्शन किस तरह होता है, वो किस तरह एक्ट करते हैं, वो किसी सेल के अंदर या उसकी सरफेस पर रिसेप्टर के साथ अटैच होकर काम करते हैं। सो अब ये जो आपका ड्रग है, ये ड्रग आपके जिस्म के अंदर भी बन सकता है, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर भी बन सकता है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब क्या है, अगर वो चीज आपके जिस्म के अंदर आपका अपना जिस्म भी उसको बनाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंडोजीनस का एग्जांपल है, क्या चीज़ है, हार्मोन्स। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आपके लिए ड्रग के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हार्मोन बाहर से नहीं आ रहे हैं, हार्मोन आपकी जिस्म के अंदर बन रहे हैं, इनको एंडोजीनस का नाम देंगे, राइट।
और या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रग है इसको हम लोग आउटसाइड द बॉडी बना ले। क्या बना ले? आउटसाइड द बॉडी हम लोग बना ले, आउटसाइड द बॉडी। बाहर से आपने बना लिया। बाहर से आप कैसे बनाओगे? या तो बाहर से हमारे पास ऑप्शन है, या तो आपको किसी प्लांट से किसी प्लांट के पत्ते से, रूट से, जड़ से आप उठाओगे, या किसी एनिमल से आप लोग लेकर, बाहर से लेकर इंसान की जिस्म में इंट्रोड्यूस करोगे, तो उस केस में उसका नाम होगा जीनोबायोटिक्स। यहाँ पर ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, जीनोबायोटिक्स का मतलब है वो ड्रग्स जो कि नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जीनोबायोटिक्स। तो ये आपका जो ड्रग है ये एंडोजीनस भी हो सकता है, एक्सोजीनस भी हो सकता है। अगर ये एक्सोजीनस है मतलब ये आउटसाइड द बॉडी है। अच्छा जनाब, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से रिसेप्टर भी हो गया, ठीक है, ये डन हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर लफ्ज़ एगोनिस्ट की तरफ। एगोनिस्ट क्या चीज़ है? और देखिए, हमें पता है कि एक सेल के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर मौजूद है। वी नो वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? रिसेप्टर मौजूद है। और इस रिसेप्टर पर आमतौर पर अपने जिस्म का अपना कोई एंडोजीनस सब्सटेंस आता रहता है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास जो एंडोजीनस सब्सटेंस है वो है वो एंडोजीनस है ई। लेट सपोज ई, ये भी एक ड्रग है, ठीक है। आमतौर पर जो है, आमतौर पर ये ड्रग यहाँ पर आकर इस रिसेप्टर पर अटैच होकर के कोई रिस्पांस हमें दे रहा होता है। लेट सपोज वो कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। लेट सपोज जब भी ये एंडोजिनस सब्सटेंस यहाँ अटैच होता है तो कैल्शियम आयन रिलीज होता है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी जिस्म का अपना कोई एंडोजिनस सब्सटेंस है, वो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। ये आमतौर पर होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने बाहर से कोई ड्रग दिया, ड्रग हमने बाहर से दिया, आउटसाइड से दिया। उस ड्रग ने आकर इसी रिसेप्टर के साथ उन्होंने अटैच होके इस ड्रग के जो असर था, ये वाला जो ड्रग था, इसके असर को उन्होंने क्या किया, और भी डबल कर दिया। यानी वो जो ड्रग ए है उसने आकर कैल्शियम आयन को मजीद रिलीज कर दिया, फर्दर, ठीक है, कैल्शियम आयन को फर्दर रिलीज किया। यानी इस ड्रग ने इसके काम को इन्हांस किया, अगमेंट किया। तो हम लोग इस ड्रग को नाम देंगे एगोनिस्ट। क्या नाम देंगे? एगोनिस्ट। हम लोग ये भी कहेंगे कि इसने रिसेप्टर को क्या किया था, एक्टिवेट किया था। ये जो आपका एंडोजिनस सब्सटेंस है, ये रिसेप्टर पर आकर उसने रिसेप्टर से एक रिस्पांस लिया, यानी उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। रिसेप्टर कमाल की चीज़ होती है, इसको अब एक्टिवेट भी, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था एंडोजिनस सब्सटेंस से, और फिर आपने बाहर से भी कोई ऐसा कोई ड्रग दिया कि उसने आकर इसी रिसेप्टर को उसने भी एक्टिवेट कर दिया, यानी उसने इसके काम को प्रोमोट कर दिया। अब दोनों एक ही रिसेप्टर पर एक ही टाइम में अटैच नहीं होंगे। सपोज करते हैं कि अब ये नहीं आ रहा है और ड्रग ए यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है, एक बहुत ही फर्दर इंक्रीज रिस्पांस आपको मिला। तो इस केस में इस ड्रग ए का नाम है एगोनिस्ट। ड्रग ए को हम लोग क्या कहेंगे? एगोनिस्ट हम कहेंगे। अब दूसरा लफ्ज क्या है? एंटागोनिस्ट। ये अभी मैं आपको ये भी समझा दूं, एंटागोनिस्ट क्या है। एंटागोनिस्ट के लिए मेरे पास एक और ड्रग है, लेट्स सपोज दैट इज बी, दैट इज ड्रग बी। अब ये जो ड्रग है, ये जब आया इस रिसेप्टर पर, जब आया तो इसने क्या किया, इसने इस रिसेप्टर को कर दिया ब्लॉक। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। यानी वो जो रिस्पांस पहले बन रहा था, एक प्रोड्यूस हो रहा था, एक रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा था, वो रिस्पांस अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि इस रिसेप्टर के ऊपर जो है हमारे पास एक और ड्रग आ गया, ड्रग
बी, इसने इस जगह को ऑक्यूपाई किया। अब ना तो ये यहाँ पर आ सकता है और ना आपका ड्रग ए आ सकता है, ना आपके जिस्म का एंडोजिनस आ सकता है, ना आउटसाइड ड्रग आ सकता है। तो दोनों चूंकि आ नहीं सकते, एक्टिवेट नहीं हो सकता है, आपका ड्रग जो है वो आपका रिसेप्टर को क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। सो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमेशा एगोनिस्ट का उलट करेगा, यानी एगोनिस्ट की मदद से यहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा था। जब आपका एगोनिस्ट नहीं आएगा, एंटागोनिस्ट आएगा, तो कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे। तो हमने इस ड्रग का नाम दिया एंटागोनिस्ट। और हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, हर रिसेप्टर का अगर एगोनिस्ट है तो उसका एंटागोनिस्ट भी है। एंटागोनिस्ट हम लोग बाहर बनाते हैं फिर इंसान के जिस्म के अंदर डाल देते हैं ताकि उससे हमें अपनी मर्ज़ी के एक्शन हमें मिल सके। हम चाहते हैं कि जिस्म के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, राइट। तो एक तो जिस्म का अपना निज़ाम है जो अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते हैं, हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, बाहर से कोई ड्रग डाल देते हैं, उससे हम लोग या तो किसी रिसेप्टर को जो पहले से एक्टिवेट था उसको ब्लॉक करते हैं या जो ब्लॉक था उसको एक्टिवेट करते हैं। तो बहरहाल ऐसा कोई ड्रग जो रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करे, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। सो अब आपको एंटागोनिस्ट भी समझ आया, एगोनिस्ट भी समझ आएगा। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, फार्माकोलॉजी में बहुत अक्सरियत में जो ड्रग्स होते हैं उनका काम रिसेप्टर के साथ है। अब आप देखो भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका काम रिसेप्टर के साथ नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ, पानी के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ना कोई रिसेप्टर है ना कुछ है। मिसाल के तौर पर आपके इंटेस्टाइन के अंदर कभी कभी जो मटीरियल है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो गैर हजम शुदा खुराक है, उसने लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करना था, जो हजम नहीं हुआ है फालतू खुराक, वो उसने आखिर एनएस के थ्रू निकलना है, ठीक है, डेफिकेशन के थ्रू, अच्छा फीसिस बोलते हैं, फीसिस मूव करते हैं। तो जब उसमें पानी की कमी हो जाती है तो फीसिस मूव नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, बंदे को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, दवाई देते हैं कि देते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग जो कब्ज की दवाई देते हैं वो कब्ज वाली दवाई वो रिसेप्टर पे नहीं आते हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन में वाटर के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। वो आपके इंटेस्टाइन में रहकर, मिसाल के तौर पर ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई ड्रग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ड्रग आ जाता है और ये बाहर से क्या करते हैं, बाहर से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ को, वाटर को। तो जब आपके इंटेस्टाइन में पानी आ जाएगा, पानी के आ जाने से वो जो फुजला है, फीसिस है, वो मूव करना शुरू कर लेते हैं, कब्ज टूट जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। तो यहाँ पर जो ड्रग है उसने किसी भी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं। लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ जो है इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में आप उनको क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक एजेंट्स का नाम दोगे। ऑस्मोटिक एजेंट्स यानी ये वो ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट वाटर के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। दे इंटरैक्ट विद वाटर, ठीक है, ये पानी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब बताता हूं आपको केमिकल एंटागोनिस्ट ये क्या चीज़ है। केमिकल एंटागोनिस्ट के लिए दोबारा से मैं इसी डायग्राम पर आता हूं। केमिकल एंटागोनिस्ट के लिए हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज आपको मैंने पहले से बताया था कि ये आपका एंडोजिनस सब्सटेंस है, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है, और ये जो है ये आपका ड्रग ए है, ये तो एगोनिस्ट था, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा था। चल इसको आप छोड़ दो। बाज़ औक़ात हमारे पास एक और ड्रग भी है, लेट सपोज हम वो है सी, ड्रग सी। ये जो ड्रग सी है ये क्या करते हैं, ये इस ड्रग के असर को ख़त्म करने के लिए, इस ड्रग के असर को ब्लॉक करने के लिए, बजाय ये कि ये इस यहाँ पर आकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, बजाय रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ये डायरेक्ट आकर इस
ये जो आपका एंडोजिनस सब्सटेंस है ये इसके असर को ब्लॉक कर लेते हैं, ये इसको इधर तोड़ देते हैं, ख़राब करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो अब देखो रिसेप्टर पे आया नहीं, लेकिन डायरेक्ट उसने इस एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब वो बेचारा रिसेप्टर पे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब वो रिसेप्टर पे नहीं आएगा आपका सिग्नल प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। जब सिग्नल नहीं होगा तो फिर से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, यानी आपका वो जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज नहीं होंगे। तो ये भी एक किस्म का एंटागोनिस्ट तो है, एंटागोनिस्ट बिल्कुल है, क्योंकि इसका काम था कैल्शियम आयन को रिलीज करना। लेकिन अब क्या हुआ कि कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हो रहे, एंटागोनिस्ट तो है, लेकिन इस तरह के एंटागोनिस्ट को हम क्या नाम देंगे? इस तरह का नाम होगा केमिकल एंटागोनिस्ट। तो केमिकल एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ ड्रग interacts with other drug, change the structure of it, as a result there is no response produced or the effect is blocked. This is called as chemical antagonist. ठीक है? So यहाँ से मैंने आपको एंडोजेनस समझा दिया, एगोनिस्ट भी आपको समझा दिया, ड्रग ए आपका एगोनिस्ट आया, इसको मैंने एंटागोनिस्ट का नाम दिया, और इसका नाम मैंने क्या नाम दिया? केमिकल एंटागोनिस्ट। तो ये ड्रग के कितने तरीके हैं जिसकी मदद से ये एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं भाई पॉइजन की तरफ। ये पॉइजन फिर क्या चीज़ है? जो सब्सटेंस जिंदा जिस्म के अंदर जहरीला असर प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन। अब पॉइजन के लिए जरूरी नहीं है कि वो कहाँ से आए, कहीं से भी आए, जिंदा जिस्म से आए या नॉन लिविंग दुनिया से आए, कोई भी चीज़ हो जो जहरीला असर पैदा करे, दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन। बल्कि एक साइंटिस्ट ने कहा था कि हर चीज़ जहर है अगर उसको गलत डोज में लिया जाए, हर चीज़ जहर है। इवन ये जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आप फ़ायदे के लिए लेते हैं, वो भी अगर आप गलत तरीके से लोगे तो वो आपके लिए जहर साबित होगा। तो ये जहर का डेफिनेशन है पॉइजन। कहते हैं हर चीज़ पॉइजन है। तो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है कि पॉइजन है? यानी वो डोज है, मिकदार है दवाई का। अगर आपने उसकी मिकदार को सेट कर दिया तो इलाज होएगा, फ़ायदा होगा। अगर आपने उसके एक मिकदार को सेट नहीं किया तो उससे नुकसान होगा, उसको पॉइजन कहेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है टॉक्सिन। अक्सर स्टूडेंट को पॉइजन और टॉक्सिन में फ़र्क नज़र नहीं आता। टॉक्सिन उन चीज़ों को कहते हैं जो जिस्म में जहरीला असर तो पैदा करे लेकिन वो जिंदा चीज़ों से आ रहा हो। जहरीला चीज़ अगर सिर्फ जिंदा जिस्म से आ, मिसाल के तौर पर सांप, स्नैक बाइट या कोई दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं, अगर आपको काट ले, उससे आपके जिस्म में जहरीला असर पैदा हो जाए तो उस चीज़ को नाम क्या देंगे? टॉक्सिन का नाम देंगे। ठीक है? टॉक्सिन और पॉइजन एक तरह की चीज़ें हैं, दोनों जहरीला असर काज करते हैं। फ़र्क क्या है कि टॉक्सिन लिविंग चीज़ों से आएगा और पॉइजन के लिए लाजमी नहीं है कि वो किसी भी जगह से आ सकते हैं, लिविंग भी नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स। आपको तो ड्रग मैंने बता दिया कि भाई ड्रग किस तरह काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब जब आप एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट होकर के आपने एक ड्रग बना लिया कि भाई ये इलाज करेगा मेरे लिए, या मैं डायग्नोस करूँगा इससे, या मैं प्रिवेंशन करूँगा, तो आपको इस ड्रग में कौन सी खूबी नज़र आनी चाहिए? एक ड्रग के अंदर क्या पॉइंट्स होने चाहिए? ठीक है? डिज़ायर, जब लोग चाहते हैं कि ये पॉइंट हो, तो एक ड्रग के अंदर सबसे पहले हम लोग साइज़ की तरफ आते हैं। ड्रग का अपना एक ख़ास साइज़ होना चाहिए। वैसे जो दुनिया में जितने भी सारे ड्रग्स हैं उनमें अक्सर अगर साइज़ का रेंज देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट 7 से लेकर 50,000 तक मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं। यानी इतने छोटे ड्रग्स भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 7 है और इतने भी 50,000 भी है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पास जो ड्रग्स है उनका जो साइज है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ रेंज करता है? 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूलर वेट के दरमियान इनका साइज होता है। 100 से छोटा ड्रग ज़्यादा सूट नहीं करता क्योंकि वो सेलेक्टिविटी उसकी नहीं होती, वो
बजाय अपना टारगेट पे मुख्तलिफ जगहों पर जाएगा, सेलेक्टिव नहीं होगा। हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो सेलेक्टिव होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ड्रग मैं जिस्म के अंदर डाल रहा हूँ इसको जाना चाहिए, सीधा ब्रेन में जाना चाहिए, ब्रेन में यहाँ पर उसको अपना काम शो करना चाहिए। और अगर वो ड्रग ब्रेन के बजाय कहीं और चला जाए, ये मैं नहीं चाहता, ये इसका मतलब है इसकी सेलेक्टिविटी नहीं है। या मैं चाहता हूँ कि ये ड्रग जाकर स्टमक में अपना काम शो करे, बस स्टमक में जाए, लेकिन वो क्या करता है, वो स्टमक के बजाय कहीं और पे लंग्स में जाकर उधर कोई एक्शन शो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि एक ड्रग लंग में जाकर, सांस की नाली में जाकर उधर अपना कोई काम शो करे, उधर हमें कोई इफेक्ट दे। मरीज को लंग्स का प्रॉब्लम है, लेकिन ये ब्रेन में जा रहा है, वहां से उधर ऐसे ऐसे असरात पैदा करे जो हम लोग नहीं चाहते हैं। या वो बॉडी में हार्ट पर जा रहा है, ब्लड प्रेशर को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे ड्रग के बारे में कहते हैं कि इसकी सेलेक्टिविटी नहीं है। हर ड्रग के अंदर हम लोग सेलेक्टिविटी चाहते हैं, जितनी इसकी ज़्यादा सेलेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा उसको फेवरेबल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो 100 से जब छोटा होगा साइज़ की सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर 1000 से बड़ा हो जाएगा साइज़, वो बड़े ड्रग्स का प्रॉब्लम ये है कि वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। सेल का ये जो आप देख रहे हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये क्योंकि ड्रग ने मोस्टली बाज़ औक़ात ड्रग्स ने सेल के अंदर आना होता है। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रग्स सेल के बाहर अपना काम करते हैं, बाज़ ड्रग्स सेल के अंदर आते हैं, अंदर भी तो रिसेप्टर्स हैं। तो जो बड़े साइज़ वाले ड्रग्स हैं उनको प्रॉब्लम होता है, वो नहीं आ सकते, इसीलिए उनको परमिएबिलिटी का इशू होता है। हाँ, अगर हमारे पास कुछ बड़े साइज़ के ड्रग हैं मजबूरन, उसको हम बजाय कि ओरल रूट दें, उसको हम डायरेक्ट, मतलब जहाँ पर आप असर देखना चाहते हो डायरेक्ट उधर ही इंजेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के नाम से एक एंजाइम है एल्टीप्लास, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर वेट वाला ड्रग है, वो उसको हम डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका काम ही तो ब्लड में है कि ब्लड के अंदर ही उसने काम करना है, आगे नहीं जाना है। तो उसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं, बजाय कि उसको स्वेलो करें, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता इसलिए, राइट। साइज के बारे में बता दें। चार्ज, हर ड्रग के ऊपर एक खास चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज की मदद से उसने आगे जाकर रिसेप्टर के साथ अटैच होना है। यहाँ पर आपका जो रिसेप्टर है और आपका जो ड्रग है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर आपके लिखा ड्रग, ये जो ड्रग और रिसेप्टर है इसके दरमियान फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है। अब ये जो फोर्स है, ये बाज़ औकात ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान ये आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस चार्ज की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। या फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो आप इसको दोबारा तोड़ नहीं सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। या फिर ये वैंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी हो सकते हैं, या फिर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। 4 तरह के बॉन्ड्स के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा कौन कौन से बॉन्ड्स आ सकते हैं ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान, वो आप जरा देख लें। नंबर 1 मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड्स मतलब वो से जो प्लस और माइनस के दरमियान। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो फिर ये वैंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी हो सकते हैं, और ये वीक फोर्सेस है। नंबर 2 हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो ड्रग्स है वो कोवेलेंट हो, वो कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि बड़ा बहुत सख्त बॉन्ड होता है। अगर इसने बॉन्ड बना लिया एक बार रिसेप्टर के साथ, ये इसको छोड़ेगा नहीं। हम चाहते हैं कि जो ड्रग आया वो अपना काम शो करने के बाद
निकल जाए, बॉडी से निकल जाए, ठीक है, ख़ास टाइम के बाद निकल जाए, तो ये तो निकलेगा ही नहीं, ये तो अपना एक्शन बहुत ज़्यादा देर तक करेगा। इसीलिए लोग साइंटिस्ट जो है लाइक नहीं करते हैं ऐसे ड्रग को कि वो कोलिन बॉन्ड बना ले, ठीक है। और इसका मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी है कि आपका जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन वो आपके उस एंजाइम के साथ जो टैबलेट्स को आपस में बाइंड करते हैं, टैबलेट्स को, ताकि आपका खून जो है वो थोड़े से गाढ़ी हालत में रहे, ये एस्प्रिन जाकर उस एंजाइम को कोवेलेंट तरीके से ब्लॉक कर लेते हैं। तो इसीलिए तो आपका ब्लड जो है उसकी थिनिंग प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम तक आपका ब्लड थिन रहता है। वो आफ्टर सम टाइम आपका जिस्म फिर कोई और एंजाइम बना लेता है, नया एंजाइम, वो पहले एंजाइम बेचारा बिल्कुल वो तो हमेशा के लिए हो गया काम से, नया एंजाइम बनाते हैं, फिर से वो आपके प्लेटलेट्स को दोबारा से एक करीब ले आते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड। एंड तीसरे नंबर पर क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये मोस्टली जो लिपिड्स और लिपिड्स है, या कोई ड्रग बहुत ज़्यादा लिपिड है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, तो एक ड्रग का अपना हाइड्रोकार्बन सेल मेम्ब्रेन के हाइड्रोकार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और मोस्टली ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो ना तो आयनिक है ना कोवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिसेप्टर है, कभी कभी इस रिसेप्टर के पास जो पॉकेट्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, ड्रग उन पॉकेट्स के साथ भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इंटरेक्शन कर सकता है। तो बात क्या हो रही थी? चार्ज की। हर ड्रग का एक खास चार्ज होता है कि उस चार्ज की मदद से ये रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच होएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव शेप। हर ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक शेप हो, क्योंकि हमने कहा है कि जिस तरह एक चाबी ताले को खोल देते हैं, चाबी का अपना एक खास शेप होता है, बिल्कुल इसी तरह ड्रग का भी अपना एक खास शेप होता है कि वो जाकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए। अगर ड्रग को वो शेप नहीं मिला, फिर ये रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकता है। लिहाजा आप लोग जो दवाई बनाओगे उसके खास शेप होना चाहिए। एंड देन वी हैव सेलेक्टिविटी। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ड्रग जितना सेलेक्टिव होगा, जितना आपकी मर्ज़ी के टारगेट पे जाएगा, उतना ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता चलूँ कि ड्रग जो आप बना रहे हैं उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि ये अगर आप उसको ओरली दे रहे हैं तो ये अपने टारगेट तक पहुँच जाए। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक ड्रग जो है वो ब्रेन में आए, ठीक है, ब्रेन में अपना काम करे, तो मैं उसको ओरली दे रहा हूँ। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे बीमारी ऐसे दिमाग की बीमारी होती है और उसके लिए दवाई आप लोग यहाँ से देते हैं। तो जब आप यहाँ से दवाई देते हैं वो दवाई आपके स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से इतने सारे प्रोसेस से ब्लड में जाकर कितने आखिरकार वो आपके ब्रेन में आएगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका ड्रग बड़े आराम से ब्रेन तक आएगा। ट्रांसपोर्ट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो तो ये जाने, या बहुत ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए कि ये अपने टारगेट तक आराम से पहुंच जाए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। एंड देन वी हैव इनएक्टिवेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ड्रग्स हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं बॉडी में, वो ड्रग जाकर कोई ख़ास टाइम तक तो हमें काम देते हैं, उसके बाद उस ड्रग ने क्या करना है, उस ड्रग ने निकल जाना है। कहाँ से निकलना है? मोस्टली थ्रू यूरिन, गुर्दे के थ्रू जो है ये निकल जाएंगे। तो ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ड्रग के आपने सॉल्युबिलिटी को चेंज नहीं किया तो ये आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और ये एक बहुत ज़्यादा टाइम तक ये जहरीला भी हो सकता है, ये टॉक्सिक भी हो सकता है। इनको निकालना पड़ेगा। आपका लिवर जो है ड्रग को तोड़ देगा और फिर ये आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इसीलिए ऐसे ड्रग को के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो इनएक्टिवेट हों, उसको आपका जिस्म इनएक्टिवेट कर सके ताकि बॉडी से निकल जाए। हमें मज़ीद नहीं चाहिए, मज़ीद निकल जाए, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ में होनी चाहिए। अब लास्ट में आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजिकल नेचर क्या क्या, मतलब अगर आपने देखा होगा ड्रग तो बहुत कुछ आज हमने पढ़ लिया, माशाल्लाह क्या क्या पढ़ा आज हमने। ड्रग शक्ल के एतबार से किस किस स्टेट में आ सकता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, तीनों में आ सकता है। आपका जो ड्रग है ये लिक्विड भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है।
तीनों हालतों में आ सकता है। गैस का जो एग्जांपल है कि ऐसे ड्रग जो गैस की सूरत में होते हैं, आप हैरान हो जाओगे। नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो एनेस्थीसिया में वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया में वो आपका गैस है। सॉलिड तो भाई दुनिया हमारे पास जो ड्रग सारे मोस्टली सॉलिड की फॉर्म में है। एस्प्रिन है, पैरास्टामोल, आपके घर में जो टैबलेट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे सॉलिड है। और हमारे पास एक ऐसा ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो लिक्विड की सूरत में भी है। तो उसमें से एक एग्जांपल है इथेनॉल, शराब, अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या है? अल्कोहल। ये हमारे पास ड्रग है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आखिरकार बोर्ड पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं रह गया होगा जो हमने नहीं पढ़ा। सारा कुछ हम लोगों ने आज पढ़ लिया। इन अ नटशेल अपने लेक्चर का इख्तिताम में मैं बताता चलूँ कि आज हमने देखा कि ड्रग क्या है और ड्रग किस तरीके से काम करते हैं। हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो रिसेप्टर पर काम करते हैं, रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना काम करते हैं। वो जो रिसेप्टर पर काम करते हैं उनमें से एक था एगोनिस्ट, एक था एंटागोनिस्ट। और वो ड्रग जो रिसेप्टर पे काम नहीं करते हैं, एक ड्रग दूसरी ड्रग के असर को डायरेक्ट जाकर उसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते थे, दैट वाज कॉल्ड एज केमिकल एंटागोनिस्ट। फिर आगे जाकर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने एंडोजिनस सब्सटेंस पढ़े कि जिस्म खुद बनाता है। फिर हमने कहा कि बाहर से जब आप कोई ड्रग बना लेंगे और फिर आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, वो हमने पढ़ा था, उसका नाम था जीनोबायोटिक्स। हमने पॉइजन भी पढ़ा, टॉक्सिन भी पढ़ा। हमने ड्रग के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, वो हमने देखी कि ड्रग के अंदर क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये खूबी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एक अच्छे ड्रग के लिए। वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और साथ साथ हमने ये देखा कि ड्रग जब रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो कौन कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, उसके नाम 3 नाम हमने याद रखिए। ये था फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर। थोड़ा लेंथी हो गया होगा लेकिन आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। यहाँ तक लेक्चर का हुआ ख़ात्मा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसको वीडियो को आप लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ कमेंट में आपकी जो इश्यूज़ है वो भी साथ साथ बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो मैं आपको असर का जवाब भी दे सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।